हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरण की आवाज़ पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारे कृषि जागरूकता कार्यक्रम में, जो है रेडियो स्पेशल कार्यक्रम। जी हाँ, ये जो कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं किसान भाइयों, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जो लगातार हम आप तक लाते हैं और विशेषज्ञों से आपको रूबरू कराते हैं। कुछ बेहतरीन जानकारियां कृषि संबंधी वो आपसे साझा करते हैं। आज एक बार फिर हम एक बहुत अच्छा विषय लाए हैं। आज आप और हम मिलकर जानेंगे विशेषज्ञ से कि रेटून यानी पैडी गन्ने में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक, बोरान, मैग्नीज और आयरन का प्रबंधन कैसे करें। और ये सारी बेहतरीन जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एग्रोनॉमिस्ट यूपी यारा इंडिया के शुभम अत्रे जी। शुभम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका रेडियो पर। नमस्कार पूजा जी, धन्यवाद आपके निमंत्रण के लिए। धन्यवाद सर, आप अपना समय निकालते हैं, कीमती जानकारियां हमारे साथ साझा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। श्रोताओं, आपको हम बताना चाहेंगे कि पैडी गन्ना हमारे देश की प्रमुख फसल है, लेकिन अक्सर इन फसलों में पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पादन और गुणवत्ता पर असर पड़ जाता है। ज्यादातर किसान मुख्य पोषक तत्वों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका भी उतनी ही अहम होती है। तो आज हमारे विशेषज्ञ शुभम अत्रे जी हमें जानकारी देंगे कि पैडी गन्ना, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व खासतौर से जिंक, बोरान, मैग्नीज और आयरन की हम बात कर रहे हैं, इसका प्रबंधन कैसे करें। तो शुभम जी, आपसे हम सवाल पूछना शुरू करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं और इनकी फसल में क्या भूमिका होती है। पूजा जी देखिए, अगर हम अपने पोषक तत्वों को डिवाइड करें या फसल की जरूरत के अनुसार उन्हें बांटे श्रेणियों में, तो हमारी फसल के लिए कुल 3 श्रेणी होती है, जिसके अंतर्गत हमने न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया है। सबसे पहले होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यानी कि वो पोषक तत्व जिनकी जरूरत हमारी फसल को ज्यादा मात्रा में होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। दूसरी हमारी श्रेणी आती है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की। इसके अंतर्गत हमारे जो न्यूट्रिएंट आते हैं वो आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी जरूरत हमारी फसल को ठीक ठाक मात्रा में जरूरत होती है, केजीज में मात्रा में जरूरत होती है, पर जो प्राइमरी तत्व होते हैं उनसे थोड़ा कम होती है। तीसरी जो श्रेणी आती है हमारी, वो आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ये वो श्रेणी है जिसके बारे में आज मुख्यतः हम डिस्कस करेंगे, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के ऊपर। ये वो श्रेणी होती है जिसमें हमारी फसल को इन तत्वों की जो जरूरत होती है वो थोड़ा कम मात्रा में होती है, यानी कि पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन या साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो ग्राम्स मिलीलीटर में जरूरत होती है। पर ये पोषक तत्व हमारी फसल के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व हमारी फसल में कई तरह से हमारी फसल के वृद्धि विकास में, उसकी उत्पादन बढ़ाने में इनका मुख्य सहयोग रहता है। जी, ऐसे में आज हम पैडी गन्ने की बात कर रहे हैं, रेटून गन्ना भी उसे कहते हैं। कुछ इस पर रोशनी डालिए, पैडी गन्ना कैसा है, कहाँ ज्यादातर इसकी फसल होती है, किस तरह का मौसम इसे चाहिए और किस तरह की कृषि है ये सब बताइए। जी जी, देखिए पूजा जी, गन्ने की फसल जो होती है वो दो रूप में बांटी गई है। सबसे पहला, जो हमारा किसान भाई जब भी गन्ने की फसल लगाते हैं तो वो एक साल मुख्य फसल उगाते हैं, जिसमें वो अपने खेत को अच्छे से तैयार करते हैं, उसमें खादों का प्रबंधन करते हैं। उसके बाद उसमें जो फसल सुरक्षा के जतन है, सिंचाई के माध्यम है, उनका पूरा प्रयोग करते हैं और एक साल की फसल उससे उगाते हैं। तो जब उनकी फसल लगभग एक साल की हो जाती है, 12 महीने की हो जाती है, तो किसान भाई की कोशिश रहती है, वो ये रहती है कि उस फसल को वो काटकर, गन्ने की फसल को वो काटकर फैक्ट्री पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे कि फैक्ट्री से उन्हें उस फसल का वजन के हिसाब से इनकम मिलती है। और जो हिस्सा हमारे गन्ने का जो मिट्टी के अंदर रह गया था, नीचे रह गया था, उस हिस्से से जब दोबारा फसल फूटना स्टार्ट करती है, नए पौधे का फुटाव वहां से स्टार्ट होता है, तो उस फसल को हम रेटून क्रॉप या हिंदी में बात करें तो पैडी गन्ने की फसल बोलते हैं। और ये एक बहुत जरूरी चीज है इसका मैनेजमेंट किसान भाइयों के लिए, क्योंकि ये पैडी की जो फसल होती है, रेटून गन्ना जो होता है, वो किसानों को एक अच्छी आमदनी देता है, एक बोनस क्रॉप है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि इस फसल के रखरखाव में
इस फसल के मैनेजमेंट में हमारे किसान भाइयों की जो बहुत सी जरूरी कॉस्ट होती है, जैसे कि सबसे पहली जो कॉस्ट होती है वो बीज की कॉस्ट होती है, तो वो बच जाती है। लगभग 1 एकड़ में 10,000 रुपए का औसतन बीज की कीमत होती है, वो बच जाता है। दूसरा, जो खेत तैयार करने में हमारे किसान भाइयों के समय लगता है, पैसा लगता है, वो कॉस्ट हमारे किसान भाइयों की बच जाती है। और तीसरी चीज, इस फसल में जो रख रखाव है, अगर हमारे किसान भाई उसे अच्छे से करें, अच्छे से मैनेज करें, तो निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई अपनी पेड़ी फसल से, रेटून क्रॉप से एक बहुत अच्छा मुनाफा आर्थिक तौर पर हमारे किसान भाई इस फसल से ले सकते हैं। तो ये एक पेड़ी गन्ने का के बारे में मैंने थोड़ा संदर्भ में बताया कि पेड़ी गन्ने की फसल किस तरह से होती है, इसका रखरखाव क्यों जरूरी है, और लगभग हर किसान के पास पेड़ी गन्ने की फसल होती है। हर किसान जो मुख्य गन्ना लगाता है उसके पास पेड़ी फसल देखने को मिलती है। जी जी। तो आज हम अगर बात कर रहे हैं जिंक, बोरान, मैग्नीशियम और आयरन की, तो इसकी कमी से कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं पेड़ी गन्ने में? जी जी, देखिए, अगर हम इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो मैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में थोड़ा प्रकाश और डालना चाहूंगा। हमारी फसल में टोटल 17 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। कोई भी फसल अगर हम बो रहे हैं, लगा रहे हैं, रुपाई कर रहे हैं, तो उसके शुरुआत से लेकर अंत तक उसको 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें शामिल है हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिनको किसान भाइयों को देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो प्राकृतिक रूप से हमारा पौधा लेता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कुछ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और उसके अलावा जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और जिसमें शामिल है हमारे 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें शामिल है हमारे मैग्नीज, फेरस, बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर और निकेल। तो ये कुछ हमारे एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसकी जरूरत हमारी फसल को रहती है। अब सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर हम कमियों के बारे में बात करें तो मुख्यतः इनकी कमी के लक्षण जो होते हैं वो पौधे की पत्तियों पर ही दिखाई देते हैं। जैसे बारी बारी से अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो गन्ने की फसल में, खासकर पेड़ी की फसल में, बोरोन की कमी देखने को मिलती है। बोरोन एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि बहुत ही कम मात्रा में हमारी फसल को चाहिए। इसकी अगर हमें पूर्ति करनी है तो 200 से 250 ml या हम कह लीजिए 250 ग्राम बोरोन 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और इसकी कमी के लक्षण क्या देखने को मिलते हैं कि जो हमारा पौधा होता है उसकी जो ऊपर वाली पत्तियां होती हैं, एक तो वो मोटी हो जाती हैं, कठोर हो जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। दूसरा, बोरोन की कमी के लक्षण गन्ने में क्या देखने को मिलते हैं, जो सबसे ऊपर वाली पत्ती होती है वो बहुत ही संक्रिय हो जाती है, यानी कि बहुत ही नैरो हो जाती है, और दूसरी बात से हमें कहें तो बिल्कुल नोकदार बन जाती है, जिससे कि फसल जो हमारी पत्तियां हैं उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे फर्क पड़ता है और हमारी पैदावार रुक जाती है। बोरोन के लिए अगर किसान भाई इस्तेमाल करना चाहे तो बहुत से अच्छे फर्टिलाइजर आज के समय में बोरोन की पूर्ति के लिए हमारे पास है। उसी में एक हमारा फर्टिलाइजर जो हम यारा रिकमेंड करती है, यारा बेटा बोट्रेक, जिसके अंदर फोलियर कंसेंट्रेशन में बोरोन है और ये बिल्कुल सोडियम फ्री बोरोन है। अब बोरोन की पूर्ति अगर हमारे किसान भाई कर लेते हैं, यारा बेटा बोट्रेक का इस्तेमाल कर लेते हैं, 250 ml प्रति एकड़ की दर से अगर उसका स्प्रे अपनी फसल में कर देते हैं तो उससे उन्हें रिजल्ट क्या मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा। एक तो हमारी फसल की जो पत्तियां होंगी वो फ्लेक्सिबल बनेंगी, उनकी जो नोकदार वो बन चुकी थी, वो पत्तियां मुरझा गई थी, जकड़ी गई थी, तो वो दोबारा से खुलती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होती है। दूसरा, गन्ने में बोरोन का महत्व ये भी होता है कि गन्ने के अंदर जो मिठास आती है उसको बढ़ाने में भी बोरोन का एक मुख्य रोल रहता है। और खासकर जो पेड़ी गन्ना होता है उसमें किसान भाइयों को क्या शिकायत देखने को मिलती है कि जब भी उनकी फसल में गन्ने की कटाई की जाती है और नए पौधे का निर्माण होना स्टार्ट होता है तो उसकी पत्तियों में सबसे ज्यादा बोरोन की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि बोरोन का एक नेचर है कि ये पौधे के अंदर चलायमान बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे में मिट्टी में जो बोरोन है वो भी पौधा नहीं ले पाता,
पौधे के अंदर जो बोरोन है वो भी लगभग कह सकते हैं कि जो पुरानी फसल में बोरोन दिया था वो हमारा उत्पादन कर चुका है, शुगर मिल्स में जा चुका है। तो ऐसे में बोरोन की कमी इस समय देखने को मिलती है। एक और कॉमन समस्या रहती है कि किसान भाइयों की जब नई पत्तियां बनती हैं पेड़ी गन्ने में तो वो आपस में उलझी हुई रहती हैं, तो वो भी एक बोरोन की कमी के कारण ही होता है, जिसके चलते हमारी फसल की वृद्धि कम हो जाती है। दूसरे अब सूक्ष्म पोषक तत्व पे आते हैं। वो हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है और खास पोषक तत्व है जिंक। जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि हमारी फसल में लगभग हर फसल में जिसकी जरूरत होती है। धान के किसान हो जिंक का प्रयोग जरूर करते हैं, गेहूं के किसान हो जिंक का प्रयोग करते हैं, मक्के के किसान हो जिंक का प्रयोग करते हैं, गन्ने के किसान भी जिंक का प्रयोग करते हैं। पर जिंक का प्रयोग केवल नए गन्ने तक ही सीमित नहीं है, पेड़ी गन्ने में भी इसका बहुत अच्छा खासा काम रहता है। और सबसे पहले अगर हम जिंक की कमी के लक्षण की बात करें, जिससे किसान भाई देख के पहचान सके कि उनकी फसल में ये किस पोषक तत्व की कमी है, जिंक की कमी है, तो क्या देखने को मिलेगा? उन्हें देखने को मिलेगा कि उनकी जो फसल की पत्तियां हैं उसका आकार काफी कम रह जाता है, छोटी रह जाती है। दूसरा, पत्तियों पर लाल रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। तीसरी जो जिंक की कारण कमी आती वो आती है कि जो नई पत्तियां बन जाती हैं उनके बीच में जो मुख्य एक वेन होती है उसके बीच में पीलापन देखने को मिलता है। तो ये कुछ जिंक की कमी के कारण लक्षण देखने को मिलते हैं हमारे किसान भाइयों को। और जिंक की जरूरत जो कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है उसकी कमी से हमारे भाइयों को काफी नुकसान भी देखने को मिलता है, क्योंकि जिंक का काम हमारी फसल में कई तरह से रहता है। हमारी फसल में नए जड़ों के विकास में जिंक सहायक होता है। हमारी फसल में पौधे की जो कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में जिंक सहायक होता है। हमारी फसल में जो खाद किसान भाइयों ने डाला है उसको उठाने के लिए, उसके काम को बढ़ाने के लिए जिंक का उपयोग हमारी फसल में रहता है। दूसरा, हमारी फसल में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, खाना ले जाने की, खाना पहुंचाने की, खाना बनाने की, तो उनमें जिंक का एक बहुत मुख्य काम रहता है। अब जिंक की कमी को पूरा कैसे किया जाए? तो जिंक की कमी को किसान भाई दो तरीकों से पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए यारा आपको दो तरीके के उर्वरक उपलब्ध कराती है। सबसे पहला उर्वरक है यारावीटा प्रोकोड जिंक। यारावीटा प्रोकोड जिंक एक ऐसी तकनीक से बनाया गया जिंक है जिसके उपयोग बहुत ही सरल है, बहुत ही सक्षम है और बहुत ही उपयोगी हमारे किसान भाइयों के लिए साबित होता है। उसमें किसान भाइयों को करना क्या है कि यारावीटा प्रोकोड जिंक की आपको 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेनी है। जो उर्वरक आप अन्य उर्वरक जो आप बिखेरते हैं खेतों में, जैसे कि यूरिया, डीएपी, पोटाश, या यारा लीवर नाइट्राबोर, यारा मिला कॉम्प्लेक्स, इन उर्वरकों के ऊपर आपको यारावीटा प्रोकोड जिंक को लेपित करना है, जिससे कि किसान भाइयों को क्या सुविधा मिलेगी कि हर दाने के ऊपर यारावीटा प्रोकोड जिंक की एक लेयर बन जाएगी। और जब हमारे किसान भाई उन उर्वरकों का इस्तेमाल अपने खेत में बिखराव करेंगे या ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो उनकी फसल में जहां भी एक उर्वरक का दाना जाएगा वहां जिंक पहुंचेगा, जिससे कि हमारी फसल में जिंक की पूर्ति बेहतर तरीके से हो पाएगी। दूसरा, अगर किसान भाई जिंक की आपूर्ति पर्णीय छिड़काव के माध्यम से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा खाद हमारे पास उपलब्ध है, और वो खाद है यारावीटा जिंट्रैक। यारावीटा जिंट्रैक एक बहुत ही अच्छी श्रेणी का उर्वरक है, खासकर की फोलियर ग्रेड में, यानी कि पर्णीय छिड़काव के माध्यम से जिंक की पूर्ति करने के लिए बहुत सहायक है, क्योंकि इसके अंदर आम जिंक फर्टिलाइजर के मुकाबले काफी ज्यादा जिंक की मात्रा है। यारावीटा प्रोकोड जिंक हो या यारावीटा जिंट्रैक हो, इन दोनों खादों के अंदर 39.5% जिंक की मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि हमारी फसल में, हमारी भारतीय मिट्टी में लगभग 40 से 50% जो हिस्सा है वो हिस्से में जिंक की कमी देखने को मिलती है। और अगर हम लोकल की बात करें, खासकर उत्तर प्रदेश के जो हमारे स्थानीय किसान हैं, उनकी मिट्टी में ये जो परसेंटेज है वो 60 से 70% के बीच में, यानी कि 60 से 70% जो भूमि अगर हमारे उत्तर प्रदेश की है तो वो जिंक डेफिशिएंट सोइल है, यानी कि जिंक की कमी है उन मिट्टी में। तो ऐसे में जिंक की पूर्ति किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। तो जिसके लिए मैंने दो तरह के जो उर्वरक बताए हैं, यारावीटा प्रोकोड जिंक, यारावीटा जिंट्रैक, ये बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। अब हम तीसरे उर्वरक की बात करें तो तीसरा उर्वरक जो, यानी कि तीसरा
सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो वो हमारा पोषक तत्व है, खासकर गन्ने के लिए वो फेरस। फेरस को दो नाम से जाना जाता है, इसको हम आयरन भी कह सकते हैं, फेरस भी कह सकते हैं, और हिंदी की बात करें तो हिंदी भाषा में इस सूक्ष्म पोषक तत्व को लोहे के नाम से जाना जाता है। और लोहे की जो कमी हमारे खासकर पेड़ी गन्ने में देखने को मिलती है, ज्यादातर जगह देखने को मिलती है। लोहा यानी कि फेरस, इसकी मुख्य कमी के लक्षण क्या है, वो ये सबसे पहला ये है कि जो हमारी फसल की ऊपर वाली पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। पीली, आपने देखा होगा, पीला मैंने इसमें बोरोन में भी बताया था, जिंक में भी बताया था, पर इस तत्व की कमी में जो पीलापन आता है वो काफी ज्यादा आता है। ये बिल्कुल इस तरह का पीलापन आता है कि आपको पत्तियों का जो रंग है वो पीलेपन से बढ़कर सफेद होने की कगार पे दिखेगा। तो ये एक मुख्य कमी का लक्षण है, खासकर की फेरस की अगर हम बात करें, लोहे की बात करें तो जिनमें हमारे किसान भाइयों की पेड़ी फसल में देखने को मिलता है। और इस तत्व की कमी से हमारे पौधे की जो शुरुआती वृद्धि विकास होता है उस पे काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो शुरुआती अवस्था होती है वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारी फसल बहुत तेजी से अपने आप को निर्माण करती है, अपने आप का निर्माण करती है। तो ऐसी अवस्था में अगर हमारी फसल में लोहे की कमी आ जाती है, उसका पीलापन रुक जाता है, तो वो सीधा हमारी जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको अवरोधित करती है। तो ऐसे में हमारी पौधा मिट्टी से भोजन नहीं ले पाता, हमारी फसल का वृद्धि विकास कम हो जाता है, उसका जो उस पौधे की लंबाई होनी चाहिए थी, उस पौधे के अंदर फुटाव होना चाहिए था, वो काफी प्रभावित होते हैं। तो किसान भाइयों, इस तत्व की कमी की पूर्ति के लिए आपको जो खाद का इस्तेमाल करना है वो फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना है। फेरस सल्फेट एक दानेदार उर्वरक है और इसकी कई फॉर्म होती है, ये क्रिस्टल में भी पाया जाता है, दानेदार भी होता है, पाउडर में भी मिला जाता है। तो इसको हमें अपने खेत में इस्तेमाल करना है। खेत में इस्तेमाल आप कई तरीकों से कर सकते हैं। जो उर्वरक आप दूसरे उर्वरक आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फसल में, जैसे अमूमन हमारे किसान भाई यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या करें, जल्दी से यूरिया और फेरस सल्फेट को मिलाकर अपने खेत में बिखराव कर सकते हैं। इस खाद का एक बेनिफिट और मिलेगा कि जो हमारी फसल में, खासकर पेड़ी की फसल में पिछली फसल के अवशेष रह जाते हैं, जैसे उसकी पत्तियां रह जाती हैं, उनको डिकम्पोज करने में यानी कि उनको मिट्टी में मिलाने में ये प्रोसेस को तेज करता है, जिससे कि हमारी फसल का जो एक पीलापन है वो भी दूर होता है और दूसरा हमारी फसल के जो अवशेष हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। हमारी फसल में जो फेरस है, लोहा है, उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ज्यादा रोल रहता है। ये हमारी फसल में जो क्लोरोफिल सिंथेसिस है या कह लीजिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बेहतर बनाने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम होता है उसको बखूबी निभाता है। तो किसान भाइयों, फेरस की कमी को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। फेरस की कमी से जो नुकसान होते हैं वो आपकी फसल को, आपके आर्थिक मुनाफे को कम कर सकते हैं। तो फेरस के लिए फेरस सल्फेट का प्रयोग जरूर करें। अब आते हैं हम अगले अपने पोषक तत्व पे। वो हमारा पोषक तत्व है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो है मैग्नीज। और मैग्नीज पोषक तत्व की अगर हम बात करें तो मैग्नीज एक ऐसा पोषक तत्व है अमूमन जिसको बहुत सारा जो हिस्सा है हमारे किसान भाइयों का वो इग्नोर करते हैं, यानी कि पोषक तत्व का इस्तेमाल अपनी फसल में, सूक्ष्म तत्व का इस्तेमाल हमारी फसल में नहीं करते। और गन्ने के किसान भाइयों के लिए अगर मैं जानकारी दूं तो हमारी फसल में मैग्नीज का रोल भी काफी रहता है, क्योंकि मैग्नीज एक सूक्ष्म पोषक तत्व होने के साथ साथ कुछ बखूबी कार्य हमारी फसल में करता है। जैसे कि सबसे पहला इसका काम रहता है हमारी फसल में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको बेहतर बनाना। जो नाइट्रोजन उर्वरक हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूरिया है, डीएपी है या यारालीवानाइट्राबोर जो कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक है, उसकी अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को, यानी कि नाइट्रोजन के कार्य को बढ़ाने में मैग्नीज का कार्य बहुत ज्यादा रहता है। और इसका जो कमी के लक्षण है मैग्नीज की कमी के लक्षण अमूमन जो होती है नई पत्तियां, उन पर देखने को मिलता है। और इसमें कमी का आपको कैसे पहचानना है, जैसे कि जो हमारी फसल की वेन्स होती हैं, जो लाइनें होती हैं,
उसके बीच में आपको पीलापन देखने को मिलेगा। आयरन की कमी में क्या आपको देखने को मिलेगा कि पूरी पत्ती पीली पड़ेगी, और मैग्नीज की कमी में जो बीच की मुख्य लाइन होती है जिसको हम वेन बोलते हैं, वो पीली नहीं होती, वो हरी रहती है और उसके दोनों तरफ पीलापन आ जाता है। दूसरी कमी के लक्षण आपको क्या देखना है मैग्नीज का, कि जो हमारी फसल की पत्ती है उस पे कई बार जो बैंगनी कलर है, बैंगनी कलर के धब्बे देखने को मिलते हैं। यानी कि जब हमारी फसल में जर लग जाता है, जर जैसे किसी लोहे पे जर लगता है, तो उस तरह पे एक कह सकते हैं ब्राउन से बैंगनी कलर के रंग उस पे आ जाता है, तो वही हमारी फसल में इस तरह का डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, मैग्नीज की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास जो उर्वरक उपलब्ध है, जो यारा आपको ऑफर करती है, वो करती है यारावीटा मेंट्रेक। यारावीटा मेंट्रेक एक फोलियर ग्रेड में इस्तेमाल किए जाने वाला उर्वरक है। यारावीटा मेंट्रेक का प्रयोग आपको कैसे करना है? यारावीटा मेंट्रेक को 250 से 300 ml प्रति लीटर की दर से इस्तेमाल करना है। इसका स्प्रे आपको करना है और इसकी पूर्ति से आपकी फसल में मैग्नीज की कमी को पूरा करेंगे हम। और जो हमारी फसल में मैग्नीज के कारण कमी से जो लक्षण आए थे, या जो उसकी वजह से हमारे पौधे का विकास अवरुद्ध हुआ था, उसको हम दोबारा चालू कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैग्नीज आपके लिए भले ही एक नया सूक्ष्म पोषक तत्व हो जिसका अमूमन बहुत ज्यादा किसान भाई प्रयोग नहीं करते, तो उसके प्रयोग को आपको जानना है, उसके प्रयोग को बढ़ाना है, उसके प्रयोग से हमारी फसल में क्या बेनिफिट आते हैं उसको हमें देखना है। तो किसान भाइयों, मैग्नीज तत्व भी जरूरी है, इसका प्रयोग भी हमें बढ़ाना है। तो मुख्यतः 4 सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में हमने बात की। सबसे पहला हमने बोरोन के बारे में बात की, उसके बाद हमने जिंक के बारे में बात की, तीसरा हमने लोहा के बारे में बात की, फेरस जिसे हम बोलते हैं, और चौथा हमने मैग्नीज के बारे में बात की। तो ये 4 सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे हैं हमारी फसल में जो भले ही जिनकी जरूरत हमारी फसल को कम मात्रा में होती है, पर ये बहुत ही उपयोगी है हमारी फसल के लिए, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व सिर्फ अपना काम करने तक ही सीमित नहीं है। इन पोषक तत्वों का काम ये भी रहता है कि ये अन्य जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनके उपयोग को भी बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। जैसे जिंक की अगर हम बात करें, तो जिंक हमारी पौधे की शुरुआत अवस्था में जड़ों के विकास को बढ़ावा देता है। तो अगर हमारी फसल में जड़ों का विकास काफी बेहतर है, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अन्य पोषक तत्व भी अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से पौधा उठा सकेगा। मैग्नीज पोषक तत्व है, मैग्नीज हमारी फसल में नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को, नाइट्रोजन के उपयोग को बढ़ाता है। तीसरा, अगर हम बोरोन की बात करें, तो बोरोन हमारी फसल में कैल्शियम का इस्तेमाल है उसको उत्तेजित करता है। और हमारी फसल में जो लोहे का काम है वो क्या है कि हमारी फसल में क्लोरोफिल को बढ़ावा देता है, जिससे पौधे का वृद्धि विकास काफी बेहतर होता है। तो पूजा जी, ये 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनके बारे में आज हमारा टॉपिक भी था, कि इनके बारे में हम किसान भाइयों को उजागर करेंगे, इनके प्रयोग के बारे में, इनकी जरूरत के बारे में। तो ये मेरा किसान भाइयों से सजेशन था कि इनके प्रयोग को आप भूले मत और इनका प्रयोग लगातार करते रहे। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई शुभम अत्रे जी की पैडी गन्ने में खास तौर से ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं हमारे बोरान, जिंक, मैग्नीज और आयरन, इनका प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है शुरुआत से लेके फसल के अंत तक, और साथ ही साथ किस किस अवस्था में इनका किस किस रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी आपने हमारे सभी किसान भाइयों को बहुत अच्छे से बताया। तो मैं ये तो आपकी बात से समझ गई हूँ कि अगर इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को देखना है तो हमें मृदा परीक्षण नहीं, हमें पत्ती का परीक्षण करना होगा। सही कहा मैंने? जी जी। बहुत अच्छा। तो अगला सवाल ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऑर्गेनिक विकल्प भी हैं इन सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करने के लिए? देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक विकल्प की बात करें, तो आज के समय में हमारी जो खेती है वो बहुत कमर्शियल हो चुकी है पूजा जी। कमर्शियल इन द सेंस कि हमारे जो आज के समय में किसान भाई हैं भारत में, खेती उनके लिए एक जीविका का सोर्स। और हमारे उत्तर प्रदेश के अगर हम किसान भाइयों की बात करें, तो उनके लिए क्या है कि उनके पास जो लैंड होल्डिंग है बहुत कम है। प्रत्येक किसान के पास जो भूमि है वो, अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 एकड़ 2 एकड़ एवरेज भूमि है। तो ऐसे में किसान भाइयों की भी पहल ये रहती है कि अगर उनकी फसल में किसी भी तत्व की कमी है,
तो वो उसको पूरा करने के लिए एकदम कदम उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास जो फसल है वही उनकी जीविका का साधन है, उसी से उन्हें अपना घर चलाना है, अपने बच्चों की फीस भरनी है, अपने जरूरी काम करने हैं। तो ऐसे में किसान भाई ऑर्गेनिक विकल्प की तरफ थोड़े कम झुकाव रहता है उनका, क्योंकि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक जो हमारी उर्वरक होते हैं, उनकी जो काम करने की क्षमता है या काम करने का तरीका है वो थोड़ा लंबा रहता है। यानी कि आज अगर हमें अपनी फसल में किसी जैव उर्वरक से जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है, तो वो हमें बहुत पहले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और खासकर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो जो पोषक तत्व जिस मात्रा में हमारी फसल को चाहिए, उनके लिए आज हमारे पास कोई जैव उर्वरक मौजूद भी नहीं है। जो जिंक या बोरोन की अगर हमारी फसल में ज्यादा कमी आ चुकी है तो उसको हम पूरा कर सके, तो ऐसा हमारे पास उर्वरक भी नहीं है। तो किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि अगर आपकी फसल में कोई जरूरी तत्व की, सूक्ष्म तत्व की जरूरत आपको देखने को मिल रही है, तो उसके तुरंत उसके सोल्यूशन के लिए आपके पास जो मॉडर्न फर्टिलाइजर है उनका उपयोग आप जरूर करें। और जैव उर्वरक की बात करें तो जैव उर्वरक की श्रेणी में खासकर जो हमारे फर्टिलाइजर आते हैं, जैसे कि फार्म यार्ड मैन्योर है, कंपोस्ट है, या हम कह सकते हैं वर्मी कंपोस्ट है, तो इनके प्रयोग को आप जरूर बढ़ावा दें। इनके प्रयोग को जब भी आप फसल तैयार कर रहे हैं, अपनी खेत तैयार कर रहे हैं, तो इनका प्रयोग आप जरूर करें, क्योंकि ये हमारी फसल की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा साधन है। साथ में किसान भाई जो क्रॉप रोटेशन है, जो जरूरी चीजें हैं, जैसे फसल को समय समय पर एक खेत में अलग अलग फसलों का बोना, एक फसल ही लगातार एक खेत में ना बोना। दूसरा, हमारे किसान भाई जो ऐसे फसल होती है जो न्यूट्रिएंट फिक्स करती है, जैसे दलहनी फसलें हमारी, ढांचे की फसलें हमारी, बरसीम की फसल है, तो इनका भी आप अपने जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें जरूर शामिल करें। इनको भी जैसे ही हमारा खेत खाली होता है तो 2 से 2.5 महीने तक इनकी देखरेख अपने खेत में जरूर करें, जिससे कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बरकरार रहे। और हमारे पास 11 फर्टिलाइजर के आपको एक बहुत अच्छी सौगात देती है हमारे खासकर गन्ने किसानों के लिए, कि आप गन्ने के किसान भाई हमारे नजदीकी जो दुकानदार हैं, जो जहां से आप अपने खेतों के लिए खाद परचेज करते हो, या आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हो। तो हमारा बनाया हुआ जो एक पोषण प्रबंधन का चार्ट है, उसको आप अपनी फसल में जरूर इस्तेमाल करें, उसके अकॉर्डिंग खेती करें, जिससे कि आपकी फसल में वृद्धि, विकास बेहतर होगा, उत्पादन बढ़ेगा और आपकी आमदनी भी इससे बढ़ेगी। जी पूजा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। बस चलते चलते ये और बता दीजिए कि क्या सरकार की किसी योजना या सब्सिडी में ये सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं? बिल्कुल जी, ये सरकार की भी ये पहल रहती है कि किसान भाई इन पोषक तत्वों का प्रयोग अपनी फसल में जरूर बढ़ाएं। तो सबसे पहले किसानों के लिए सरकार की जो समय समय पर स्कीमें आती हैं, सबसे पहले स्कीम जो है कि मिट्टी का जो टेस्टिंग है, मृदा परीक्षण आप फ्री में करवा सकते हैं, वहां से आप रिपोर्ट ले सकते हैं अपने खेतों की, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। दूसरा, इन फर्टिलाइजर्स के ऊपर गवर्नमेंट कई बार सब्सिडी भी देती है, जैसे कि जो कुछ उत्पाद आते हैं, जैसे जिंकेटेड सुपर सिंगल सुपर फास्फेट आती है, या बोरोनेटेड सिंगल सुपर फॉस्फेट आती है, जिसमें हमारी सरकार इन खादों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हमारे किसान भाइयों को सब्सिडी देने का काम करती है। तो गवर्नमेंट भी इसमें काफी सपोर्ट कर रही है, और आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी सोच है कि हम ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचेंगे और इनके प्रयोग को किसान भाई समझेंगे और अपनी खेती में इसके प्रयोग को शामिल करेंगे। इसीलिए विशेषज्ञ की राय बहुत जरूरी होती है। शुभम अत्री जी, आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट, वेस्ट यूपी यारा इंडिया से। आज एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपने इस रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, बहुत सारी अच्छी जानकारियां देकर। आज आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की, यानी कि आपने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी बात की कि पैडी गन्ने में, पहली बात तो मुझे पैडी गन्ने का कंसेप्ट ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हमारे किसान डबल फ़ायदा पाते हैं। यानी एक बार आपने गन्ने का फ़ायदा लिया, मुनाफा लिया, उसके बाद जो कुछ भी बचा है आप उसे फेंके नहीं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खेत को आप मल्टी क्रॉपिंग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इसमें इन पोषक तत्वों यानी कि जिंक, बोरान, मैग्नीज और आयरन का प्रबंधन कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, कैसे किया जाए, और अगर नहीं करते हैं तो क्या क्या लक्षण हैं जिन्हें पहचान कर आप ये प्रबंधन कर सकते हैं इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का, वो सारी जानकारी बहुत ही डिटेल में शुभम अत्री जी ने हमारे साथ साझा की है। शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे किसान भाई, और हम कहना चाहते हैं कि आज आपने एक बार फिर से जुड़कर हमसे बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ साझा की। थैंक यू सो मच। जी जी, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी बातें तो और भी होती रहेंगी, लेकिन वो फिलहाल इस कार्यक्रम में नहीं, अगले कार्यक्रम में, कृषि कार्यक्रम दोबारा से आपके लिए लेकर हम दोबारा ही हाजिर होंगे, जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।